हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो बेसिकली हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए, केमिकल रिएक्शंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। दिस इज अ चैप्टर जिससे काफ़ी उम्मीदें थी सबको, मतलब बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है, वैसे चैप्टर है, लेकिन जब सिलेबस रिडक्शन हुआ भाई साहब, इसमें से सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, फंक्शनल ग्रुप्स, ये वो सब हटा दिया। तो अब ये चैप्टर के अंदर जो है कुछ नहीं बचा। जैसे समोसे के अंदर जो ऊपर की पपड़ी होती है वो खाने के बाद सिर्फ मसाला बचता है, वैसे सिर्फ मसाला बचा हुआ है जो हमको पढ़ना है। ठीक, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो भाई यार एग्जाम्पल आई नो, बट हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और काफी हैवी सिलेबस रिडक्शन से गुजरा हुआ चैप्टर है। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जैसे कि हमको पता है कि आपको इस चैप्टर के भी हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड नोट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए आईपैड पर बनवाए गए। ठीक है, और इसके अंदर आपका सारा का सारा एनसीईआरटी का कवरेज है। जितना भी आपका सिलेबस रिडक्शन हुआ है वो इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो हम नोट्स रेफर करेंगे ऑफकोर्स ऐसे होंगे जहाँ पर हम बोर्ड सेंट्रिक पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ में इतना ही नहीं है, तो नोट्स के साथ में आपको इंटीग्रेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि ये 5 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है। आपको यहाँ पर प्रॉपर एक इंटीग्रेटेड शीट देखने को मिलती है आफ्टर योर नोट्स, जहां पर आपको 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस, 5 मार्क के क्वेश्चन, और उसके बाद में फिर असर्शन रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस ऐड किए गए। ठीक है, तो एक प्रॉपर बुकलेट है जहां पर पहले आपको हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड क्वालिटी नोट्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद में आपको ये इंटीग्रेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक, अमेजिंग, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वंस अगेन। इस संडे को हम लोग करने वाले हैं, देखो बार बार वापस से तुमको बता मतलब इतनी बार बता रहा हूं मैंने, पिछले 3 लेक्चर से तुमको यही चीज बताइए कि हम लोग करने वाले हैं एक लाइव मैराथन, जिसमें हम लोग 50 से 60 पिछले साल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले 10 साल के हम लोग क्वेश्चंस लाइव सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इस मैराथन में एनरोल करना कंप्लीटली फ्री है, इसको देखना कंप्लीटली फ्री है। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप जाकर इस मैराथन के अंदर यार एनरोल कर सकते हो। अगर आप पहली बार जा रहे हो, फिर अगर आपने कभी पहली बार ऐसा देखा नहीं है, तो आपको यार यहाँ पर AP01 ये कोड यूज करना पड़ेगा टू एनरोल इन दिस क्लास। कंप्लीटली फ्री क्लास है। ठीक है, और अगर आपको बस एनरोल करना है तो वो एनरोल करने के लिए वहां पर आपसे कोड मांगेगा इस फ्री क्लास को, इस फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए, एंड दैट इज AP01। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं चाहता हूं कि सब लोग वहां पर आए यार। अगर आप ये लेक्चर बाद में देख रहे हैं कभी, ठीक, अगर आप ये लेक्चर कभी बाद में देख रहे हैं तो भी ये मैराथन अवेलेबल रहेगी, रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल रहेगा। सब कुछ वही है जो है, बस रिकॉर्डेड वर्जन है, अभी लाइव नहीं है। ओके, सो अगर आप अभी देख रहे हो बिफोर 31st तो लाइव आने का मौका यार आ जाओ, और अगर बाद में देख रहे हो तो ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड वॉच द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक, आई मीन ऑफ दिस मैराथन। ऑलराइट, तो अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और देखते हैं चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ऑलराइट, सो कार्बन एवरीवेयर। बेसिकली आपकी बुक के अंदर यार, जो आपकी एनसीईआरटी उसके अंदर आपको ये एक टेबल देखने को मिलेगा। ये टेबल क्या है? ये टेबल पूरा का पूरा जो टेबल है वो कार्बन कंपाउंड्स का है। जैसे कि यहाँ पर देखो, एसिटिक एसिड, इज इट अ कार्बन कंपाउंड? हाँ जी, देखो कार्बन आ रहा है, कार्बन आ रहा है। क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं CHCl3, यहां पर भी कार्बन आ रहा है। ठीक है, इथेनॉल की बात करते हैं CC, ठीक है, ये भी कार्बन कंपाउंड है। ठीक, मीथेन की बात करते हैं तो ये भी एक कार्बन कंपाउंड है। सो बेसिकली यहां पर हमको एक आइडिया दिया गया है कि कार्बन कंपाउंड्स कैसे दिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब क्यों की गई है वो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा गया है, जो हम बात करेंगे। बट यहाँ पर यस, ये सारे के सारे जो आपके कंपाउंड्स हैं, दीज आर कार्बन कंपाउंड्स। ओके, तो हम थोड़े सा भी फेमिलियर हो चुके हैं कि कार्बन कंपाउंड्स के अंदर ऑफकोर्स कार्बन आता है, इसलिए उनको कार्बन कंपाउंड्स कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई है। दीज कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। जो आयनिक कंपाउंड हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखे थे, जहां पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन आप कह सकते हो, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होता है। हमने एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर भी देखा था, राइट। यहां पर यार इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। क्यों ऐसा? दिस इज बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यार जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इनके बीच में, जो बेसिकली आपका जो कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना, वो वीक होते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं होते, नॉट एज स्ट्रांग एज आयनिक कंपाउंड्स। आपके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं
उसमें काफ़ी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लगता है। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स के केस में क्या होता है ना कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हमने बात कर ली। अब क्या होता है, कौन से बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर होते हैं, कौन से बॉन्ड आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं, ऐसा क्यों है, इस सब का एक्सप्लेनेशन हमको आगे देखने को मिलेगा जब हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कार्बन के केस में कोवेलेंट बॉन्ड होता है नहीं होता है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग की। हम थोड़े टाइम पहले ही लास्ट लेक्चर के अंदर ही देख के आए थे कि कैसे यार एक बंटी था एक मोंटी था, बंटी को अपना फोन सेल करना था, मोंटी को फोन खरीदना था, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। बंटी ने अपना फोन सेल कर दिया, मोंटी ने खरीद लिया, राइट। हमने सिमिलरली देखा था कि कैसे एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि दोनों की जरूरत है इस केस में पूरी हो रही है। जब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग की, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, जब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग की, सो बेसिकली यार यहाँ पर ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो बेसिकली यहाँ पर एटॉमिक, हम NaCl की बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं कि NaCl में कौन से टाइप की बॉन्डिंग है, क्या हो रहा है। ओके, NaCl, अच्छा, Na का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैं यहां पर भी लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है 281। मैं बात कर रहा हूं सोडियम की। जब हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, सो बेसिकली हो जाएगा 287, ठीक, ये हो जाएगा 287। भाई बारी है, ग्रेट। अभी देखो, जैसे कि हमने बात की थी कि बंटी यानी कि सोडियम को अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करना है, वो सेल करना है, ठीक है, क्लोरीन जो है इसको एक्सेप्ट करना है, इसको चाहिए, तो क्या करेगा सोडियम, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। ठीक, ये देखो यहां पर है कि नहीं, यहां पर साफ साफ दिख रहा है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहां पर हो जाएगा, बेसिकली कंफ्यूज हो जाएगा, हाँ, इसको यहां पर दे देगा तो क्या हो जाएगा, 2,8,8 हो जाएगा और ये 2,8 हो जागा। ठीक है, दोनों के लिए अपने लिए विन विन सिचुएशन। अच्छा, ग्रेट, ये होती है हमारी आयनिक बॉन्डिंग। ओके, जब हम लोग बात करते हैं कार्बन की, ठीक है, अब अभी हमने बात कर ली कि कैसे आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है। और अब बात करते हैं कि क्या कार्बन के अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है। अगर कार्बन आयनिक बॉन्डिंग करने जाए या फिर कार्बन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने जाए, या फिर कार्बन, जैसे हमने देखा था कि हमने फोन का एग्जांपल देखा था, बंटी अपना फोन सेल कर रहा है ना, मोंटी फोन एक्सेप्ट कर रहा है। सिमिलरली क्या कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, यानी कि गेन कर सकता है या फिर लूज कर सकता है, हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक, ग्रेट। ओके, तो अभी जरा देखते हैं कि कार्बन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट शेल में, और क्या ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,4, है कि नहीं, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, अब सोचो जरा, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, है ना। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है, उस केस में आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, या फिर, है ना, यानी कि एक केस ऐसा हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लूज कर दे, है ना, लूज कर दे और ये बन जाए ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर ले, है ना, और बन जाए 2,8, है कि नहीं, राइट। इसके पास 2 चॉइसेस है, क्योंकि अभी बिल्कुल ये बीचों बीच है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। अब देखते हैं ये क्या करता है, गेन करता है फिर लूज करता है। ठीक है, समझते हैं आगे कि ये गेन करता है या फिर लूज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। कार्बन भी लाइक क्या करूं मैं, मर जाऊं। वाई? क्योंकि कार्बन का जो जीवन है वो बहुत ही दुविधाजनक है। देखते हैं, अभी समझते हैं कि क्यों ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। जब भी तो कार्बन बोल रहा है क्या करूं मैं, मर जाऊं। कार्बन की कोई फीलिंग नहीं है, फीलिंग है बेचारे की, लेकिन क्या करे, खुद ही दुविधा में है वो। उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखते हैं कि ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। कैसे, समझते हैं। अच्छा, यहां पर लिखा है इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेन कर ले कि नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर ले, फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन, है कि नहीं, फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन। अच्छा, सोचो जरा, सोचो कि कार्बन जो था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है 2,4, है ना। कार्बन के पास में है 6 प्रोटॉन्स
और 6 इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? कार्बन के पास में है 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ठीक है ना? क्यों क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, राइट? ठीक है, तो कार्बन के पास में 6 प्रोटॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, अब सोचो जरा, इन केस कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, ठीक है, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो क्या सिनेरियो हो जाएगा? मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर। अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 बन जाएगा, है ना? अब उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। क्या प्रोटॉन्स बढ़ेंगे? नहीं, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, तो प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? 6। ठीक, प्रोटॉन्स 6 ही रहेंगे। अब देखो जरा, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स। जिस कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है, अभी उसने क्या किया? अभी उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। पहले 6 प्रोटॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, सब स्टेबल था, सब बराबर चल रहा था। स्टेबल नहीं, बट सब बराबर चल रहा था, ठीक है, ग्रेट, सब सही चल रहा था। लेकिन अभी इसने क्या किया? अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए होते तो अब इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, लेकिन प्रोटॉन्स तो उतने ही रहते ना। तो सोचो जरा, 6 प्रोटॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये 6 प्रोटॉन्स, जो कि इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, भाई साहब, उसके लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6, मतलब टोटल अब जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। सोचो जरा, सोचो, यहां पर यार 1 2 3 4, ठीक है, यहां पर 4 लेट अस से की बॉडीगार्ड खड़े हैं, ठीक है, 4 बॉडीगार्ड खड़े, ओके, राइट। अब बेसिकली क्या होता है, चलो मैं यहां पर बताता हूं तुमको, यहां पर बताता हूं, तो ऐसे समझ नहीं आएगा। 1 2 3 4, ठीक है, 4 बॉडीगार्ड खड़े, सामने से यार 4 चोर आते हैं, फिर गुंडे आते हैं। 1 2 3 4, 4 बॉडीगार्ड्स है, 4 गुंडे हैं, 4 चोर हैं, ठीक है। ये 4 बॉडीगार्ड्स के लिए, फिर 4 सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए आसान है कि इन 4 गुंडों को या फिर इन 4 चोरों को हैंडल कर पाए। लेकिन वहीं पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुंडे आ जाते और 4 ही सिक्योरिटी गार्ड्स रहते, तो क्या ये 4 सिक्योरिटी गार्ड्स इन 10 गुंडों को ढंग से हैंडल कर पाते? नहीं, ये 4 इनसे भिड़ने में लगे, बाकी के अंदर निकल गए, है ना, बाकी के जो है वो घर में निकल गए, ठीक, चोरी कर ली। सिमिलरली सोचो कि जब 6 प्रोटॉन्स थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो सब कुछ सही था, है ना, न्यूक्लियस ने बराबर से होल्ड करके रखा था। लेकिन अब 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, है ना, अब न्यूक्लियस के पास है 6 प्रोटॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना न्यूक्लियस के लिए टू होल्ड दोज 10 इलेक्ट्रॉन्स नाउ, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा आ गए, ग्रेट। अच्छा, तो मतलब ये बात है कि भैया सीधी सी बात ऐसी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन नहीं कर सकता, ठीक है, ये C4 नेगेटिव एनायन नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा, तो भैया ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज तो कर सकता है ना, है, लूज करके देख लेते क्या होगा। सोचो, ओके, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम C4 प्लस कैटायन, है ना, इट कुड बिकम C4 पॉजिटिव कैटायन। सोचो जरा, अच्छा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2,4, इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, अब ये कुछ इस तरीके से बचा है ना, ओके। अब वापस से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, है ना। इस केस में थे 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में थे 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में ये होने वाला है कि प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं, लेकिन प्रोटॉन्स तो 6 ही है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 2। पहले 6 प्रोटॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक था मामला, लेकिन अब 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। क्यों? क्योंकि हमें तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसा हुआ तो प्रोटॉन्स 6 बचे थे न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 2 ही बचे। अब क्या करेंगे? देखो जरा, ओके, it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus, holding on to just 2 electrons. देखो, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींचने में, निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, है कि नहीं? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, खींचने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, प्लस प्रोटॉन्स 6 रहेंगे, प्रोटॉन्स 6 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रहेंगे। सोचो जरा, कैसा अनस्टेबल माहौल बन जाएगा पूरा का पूरा। तो कार्बन की अभी भी वही दुविधा कायम है, क्या करूं मैं, मर जाऊं। अब कार्बन के जीवन के अंदर आती है कोवैलेंट बॉन्डिंग, और कार्बन की जो सारी दुविधाएं हैं वो सारी की सारी दुविधाएं झटके में खत्म हो जाती है। कैसे समझते हैं? देखो 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 देखो, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग, देखो, कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स
डोनेट नहीं कर सकता, है ना, डोनेट करता तो देख लिया हमने क्या हो गया बेचारे के साथ में। वो इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता, गेन कर लिया तो देख लिया हमने क्या होगा। अब यहां पर आती है एक टाइप की बॉन्डिंग जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है देखते हैं जरा। A covalent bond is a chemical bond in which pairs of electrons are shared between two atoms. मतलब कि सोचो जरा, मैं स्कूल आया, है ना, मैं स्कूल आया, मेरे पास इरेजर नहीं था, ठीक है, मेरे पास इरेजर नहीं था, ठीक है, दिस इज मी एंड दिस इज बंटी, ओके ग्रेट, ओके। तो बंटी के पास एक इरेजर था एक्स्ट्रा, है ना, बंटी ने बोला कि ये इरेजर तू रख ले, मुझे वापस नहीं देगा तो भी चलेगा, ठीक है, बंटी ने मुझे बोला कि ये तू इरेजर रख ले, मुझे वापस नहीं देगा तो भी चलेगा। तो ये क्या हुआ, दिस इज डोनेटिंग द इरेजर, वो मुझे इरेजर दे रहा है, अब मुझे उसे वापस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही केस होता है, यही केस हमने देखा था आयनिक बॉन्ड में, यही केस हमने देखा था आयनिक बॉन्ड में, कि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे कि NaCl में था, उसने Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन यहां पर शेयरिंग के केस में, कोवेलेंट बॉन्डिंग के केस में चीजें अलग होती है। चीजें ऐसी होती है कि मैं इरेजर नहीं लेके आया, सेम सिनेरियो, और बंटी इरेजर लेके आया है, सेम सिनेरियो, ओके ग्रेट। अभी क्या होता है कि मैंने बंटी को बोला यार बंटी मैं इरेजर नहीं लेके आया, बंटी ने बोला कोई बात नहीं, हम इरेजर शेयर कर लेंगे, हम इरेजर शेयर कर लेंगे, ओके। ये क्या हुआ, दिस इज शेयरिंग। यहां पर उसने मुझे इरेजर दे दिया था, लेकिन यहां पर दिस इज शेयरिंग, दोनों आपस में, यानी कि मैं और बंटी इरेजर शेयर कर रहे हैं, ठीक। ये होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में, ओके ग्रेट। अब बात करते हैं, सो बेसिकली यार कोवेलेंट बॉन्डिंग में 3 टाइप की हम लोग बॉन्डिंग अभी फिलहाल के लिए देखते हैं 10वीं में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा आगे देखते हैं, बात करते हैं कौन से एलिमेंट्स में कहां पर हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, कहां पर हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, कहां पर हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं पहले सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। और यहाँ पर आमिर खान क्यों है, धूम 3 वाले, वो तुमको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ठीक, जब हम लोग डबल बॉन्ड की बात करेंगे, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन। हमें बताया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ यार, मैं यहाँ पर H लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर H लिखता हूँ, चलो थोड़ा सा और इधर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर H लिख रहा हूँ, है ना। और हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्रॉस बना देता हूँ, ठीक, मैं यहाँ पर एक क्रॉस बना देता हूँ। अच्छा अब एक काम करते हैं, एक और हाइड्रोजन लेके आते हैं, है ना। कितने भी हाइड्रोजन लेके आ जाओ, सबके पास होंगे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन ना, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैं एक और हाइड्रोजन लेके आया, है ना, आई बॉट अनदर हाइड्रोजन, और मैंने उसको यहाँ पर रख दिया। अच्छा इस हाइड्रोजन के पास में भी आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ओके। अच्छा ग्रेट। अभी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए, ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस, अच्छा हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। ये सवाल है मेरा कि हाइड्रोजन के सबसे पास वाली नोबल गैस कौन सी है, ठीक है। अब इसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक नंबर, मतलब बेसिकली इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन को भी और इस वाले हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, ठीक ग्रेट। लेकिन यार हम लोगों ने बात की कि हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर शेयरिंग की बात करेंगे। अच्छा ये दोनों आए सामने सामने, है ना, ये दोनों आए आमने सामने, ठीक। इस वाले हाइड्रोजन ने उस वाले हाइड्रोजन को देखा, इसने कहा ए हाइड्रोजन मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मुझे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सामने वाले हाइड्रोजन ने बोला, है ना, इधर आ जाता हूं मैं, ए हाइड्रोजन, ठीक है, ए हाइड्रोजन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। फिर इस वाले हाइड्रोजन ने पूछा तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने कहा 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर इसने उस वाले हाइड्रोजन से पूछा तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने बोला 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर दोनों को सूझा कि अगर हम दोनों साथ में आ जाएं, ठीक है, अगर मैं यानी कि ये वाला हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो दोनों के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सोचो जरा, तो इतनी बात हम समझे, ठीक है, इतनी बात हम समझे, ओके। तो ये वाला हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये वाला हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। दोनों के पास थे 1 ही, लेकिन पावर इतनी है शेयरिंग की,
देखो भाई साहब, शेयरिंग की क्या ताकत है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, टोटल होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखो जरा यहाँ पर, ये जो क्रॉस से डिनोटेड है वो इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और ये जो क्रॉस से डिनोटेड है वो इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ग्रेड। अच्छा, अभी सिंगल बॉन्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 पेयर ऑफ, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक पेयर ऑफ शूज हम बोलते हैं 1 पेयर ऑफ शूज। जब हम बात कर रहे होते हैं उसमें एक्चुअली 2 जूते होते हैं, एक राइट वाले पैर के लिए, एक लेफ्ट वाले पैर के लिए, ठीक है। 1 पेयर ऑफ शूज, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ शूज, राइट। उसमें हम लोग 2 जूतों की बात कर रहे हैं, लेकिन पेयर एक है। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 2 है लेकिन एक पेयर है, ठीक है, एक पेयर है, ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, राइट, सिंगल बॉन्ड है। भाई समझ रहे हो ग्रेड को? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। सो बेसिकली मैं यहां पर बात कर रहा हूं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक। अगर मैं बाहर से बाजार से जाकर 2 जोड़ी जूते लेकर आया, इसका यह मतलब है कि टोटल 4 जूते हो गए। अगर मैं क्वांटिटी वाइज गिनता हूं तो 4 जूते हो गए, एक लेफ्ट पैर का, एक राइट पैर का, सिमिलरली दूसरी जोड़ी का, एक लेफ्ट पैर का, राइट पैर का। यहीं पर एक पेयर शेयर हो रही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, ओके। तो हमने बात कर ली सिंगल बॉन्ड की, अब हम बात करने वाले डबल बॉन्ड की, कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं डबल बॉन्ड में क्या होता है। ये देखो, जैसे कि, अरे वो मूवी में दोनों के नाम क्या थे मुझे याद नहीं आ रहा है, आई गेस समर, एक का नाम शायद समर था, साहिल और समर, आई डोंट रिमेंबर, याद नहीं आ रहा, ठीक है। बात करते हैं डबल बॉन्ड की, ऑक्सीजन की बात करते हैं। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी 8, है ना, दिस इज 8, एटॉमिक नंबर 8 होता है, ओके, ग्रेट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हम लोग ऑक्सीजन के केस में, ठीक है, ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड कैसे बनता है उसकी बात करने वाले हैं, ठीक, ग्रेट। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6, राइट। एटॉमिक नंबर 8 है ना, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ग्रेट। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा, है ना। और उस केस में क्या होगा कि इट विल अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हमने क्या किया, जैसे हमने हाइड्रोजन के केस में उसके आउटर मोस्ट शेल में, अब हाइड्रोजन के केस में आउटर मोस्ट शेल क्या, इनर मोस्ट शेल क्या, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में हमने क्या किया, जैसे हमने हमारे हाइड्रोजन के केस में किया था कि ऑक्सीजन के केस में जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इस केस में है 6, तो वो हमने ड्रॉ कर दिए, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया एक ऑक्सीजन। अब इसने देखा दूसरे ऑक्सीजन को, ठीक है, इसने देखा दूसरे ऑक्सीजन को, ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सोचो कि इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को ये जरूरत है कि दोनों के नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए, ठीक है, यानी कि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ओके। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, कि यहाँ पर दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब देखो जरा कैसे, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था। सबसे पहले क्या करना है, नोटिस करना है कि एटॉमिक नंबर कितना है। ऑक्सीजन के केस में एटॉमिक नंबर था 8, ऑक्सीजन के केस में एटॉमिक नंबर था 8, आउटर मोस्ट शेल में थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में थे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने ड्रॉ कर दिया, है ना, हम भले मानुस, हमने ड्रॉ कर दिया, लिख दिया यहाँ पर, ड्रॉ करके बता दिए कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, एक और ऑक्सीजन हम लेके आए यहाँ पर, देखो, ठीक, ग्रेट। दूसरे वाले ऑफ कोर्स ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, सब जुड़वाई है,
सब जुड़वाइए, जिसलिए मैंने यहाँ पर वो धूमश्री वाला एग्जांपल लिया, सब जुड़वाइए, एक जैसे दिखता है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इन्होंने कुछ ऐसी दोस्ती की कि भाई साहब हैं, इस वाले ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, देखो यहाँ पर, और इस वाले ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, राइट, ग्रेट। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए? 4, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए? 4। लेकिन जब मैं बोलूंगा कितनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुई, तो मैं बोलूंगा 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, है कि नहीं। जब मैं बोलूंगा कि कितनी पेयर्स शेयर हो रही हैं, तब हो रही हैं 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ग्रेट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रहे हैं? 4, ये रहा 1 2 3 और ये 4, बड़ा ही आसान। लेकिन जब मैं बोलूंगा कितनी पेयर शेयर हो रही है, तब हो रही है 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर। अच्छा, जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे तब था सिंगल बॉन्ड, है ना, तब था सिंगल बॉन्ड, यानी कि 1। अब जब 2 पेयर शेयर हो रही हैं, अब जब 2 पेयर शेयर हो रही है, तो कैसा बॉन्ड होगा? तो होने वाला है डबल बॉन्ड, तो होने वाला है डबल बॉन्ड। सिंपल है, 2 पेयर 2 बॉन्ड, 1 पेयर 1 बॉन्ड, ठीक है। बस इतना मत भूल जाना कि 1 पेयर का मतलब होता है 2, ठीक है। इसको याद रखेंगे हम जूतों से कि 1 पेयर ऑफ शूज, 2 जूते, है ना, क्वांटिटी में 2 जूते। सिमिलरली यहां पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 1 2 3 4। कितनी पेयर शेयर हो रही है? 2 पेयर्स। अच्छा, अब सोचो जरा, ये सब हमने बात कर ली, ये कितना आसान था। सबसे पहले क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है हमको? सबसे पहले ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि हम जिस भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। फिर उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अभी इस केस में दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, ठीक है। दोनों ने शेयरिंग कुछ ऐसी की, म्यूचुअली, यहाँ पर यार ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना, ठीक है, जहां पर दोनों के पास में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल की बात की जा रही है, ठीक, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने अभी तक बात कर ली है, देखो, हमने अभी तक बात कर ली है सिंगल बॉन्ड की, हमने अभी तक बात कर ली है डबल बॉन्ड की, अभी हमें बात करनी है ट्रिपल बॉन्ड की, अभी हमें बात करनी है ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक। अब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। कुछ सवाल ट्रिपल बॉन्ड को लेकर मैं तुमसे करने वाला हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि ये सिंगल और डबल बॉन्ड आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब देखते हैं कैसा अद्भुत सा खेल है, ओ नाइट्रोजन, कैसा अद्भुत सा खेल है, ठीक है। देखो, वही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे हम, तो बिल्कुल कुछ नहीं आता हमको। हमने लिख दिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। ओहो, क्या बात है, ठीक है, ग्रेट। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5। ओहो, नाइस, है ना, 2,5, ठीक है, ग्रेट। अभी सोचो कि नाइट्रोजन को जरूरत कितनी है? 2,8 बनने के लिए नाइट्रोजन को इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? पहले ये देखो, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसे और 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है या नहीं है? है या नहीं है? बिल्कुल है। इसे और 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले कि नाइट्रोजन को लिखा, है ना, और ये देखा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है। तो हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अरेंजमेंट तुम कैसा भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करना यार कि तुम जब बनाओ तो ऐसे बनाओ कि वो सर्कल बनाते समय आसानी हो, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में? 5। मैंने यहाँ पर n लिखा और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 2 3 4 5 डिनोट कर दिए, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि चीजें आसान हो। 1 2 3 4 5, ठीक है, ग्रेट। आगे बात करते हैं दूसरा नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन ने दूसरा नाइट्रोजन को देखा और बोला तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में? उसने बोला 5। तो हमने वापस से 5 बना दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना आउटर मोस्ट शेल, दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना आउटर मोस्ट शेल जो है उसको फिलअप करने में, या फिर अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने में, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है, अब देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है कि यहां पर बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड। देखो, ये वाले नाइट्रोजन को देखते हैं, ठीक है, और इस वाले इतने वाले सर्कल को देखते हैं, इतने वाले पोर्शन को देखते हैं, ओके ओके, ठीक। ये रहा नाइट्रोजन, है ना, ये 1 ये 2 3 4 5
6 7 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हो गया फुलफिल, हो गया सब, ड्रीम दोनों का सपना पूरा हो गया। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के केस में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या किया? प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है? हर चीज को करने का ना एक प्रोटोकॉल होता है। हर चीज को, कोई भी चीज हो जीवन के अंदर, हर चीज को करने का एक प्रोटोकॉल होता है, स्ट्रैटेजी होती है। इस केस में क्या थी? सबसे पहले देखो भाई साहब कौन सा एलिमेंट है, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो उसका एटॉमिक नंबर क्या है। इस केस में एटॉमिक नंबर था 7। फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या। अगर आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता ही है। इस केस में क्या था? इस केस में था 2,5, ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दिस वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जरा बात करते हैं कि कितने बॉन्ड बने, ठीक है, कितने बॉन्ड बने। देखो जरा, जब मैंने तुमसे कहा था कि एक पेयर शेयर हो रही है, तब मैंने कहा था कि सिंगल बॉन्ड है। जब मैंने बोला था कि एक पेयर शेयर हो रही है, तब मैंने बोला था कि सिंगल बॉन्ड है। जब मैंने बोला था कि 2 पेयर शेयर हो रही है, उस केस में क्या, कितना बॉन्ड था? डबल बॉन्ड था, है ना। अगेन याद रखना, मैं एक पेयर जब बोल रहा हूं तब मैं क्वांटिटी में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है, तब मैं कह रहा हूं कि क्वांटिटी में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं तो जाहिर सी दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने की, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। क्योंकि जब आप मार्केट से 3 जोड़ी जूते लेकर आते हो तो क्वांटिटी में कितने जूते हुए? 6 जूते हो गए, राइट। देखो जरा, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। वाइब समझे? इतना आसान है ये, ठीक है, इतना आसान है। हाइड्रोजन की बात कर ली, सिंगल बॉन्ड की बात कर ली, ऑक्सीजन की बात कर ली, डबल बॉन्ड की बात कर ली, है कि नहीं? ग्रेट। अब नाइट्रोजन की बात कर ली, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर ली। वाई बारी कुछ था इसमें। प्रोटोकॉल क्या है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, हैव अ लुक एट व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर, व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से पहले वो देखो। फिर देखो कि उसको अपना आउटर मोस्ट शेल यानी कि उसको अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है भाई साहब, ठीक है। इंडिया वांट्स टू नो कि इतनी जरूरत है। इस केस में नाइट्रोजन बोला मुझे जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन्स की। सामने एक और नाइट्रोजन था, उसने कहा तेरे को कितने की जरूरत है? बोलता है मैं तेरे जैसा ही हूं, ठीक है, मैं तेरे जैसा ही हूं, मुझे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। दोनों आते हैं पास में, दोनों करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। कार्बन को जब इतनी छूट मिल गई कि तुम यार कोवलेंट तुम शेयरिंग करो, तो कार्बन बोलता है मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे को सब आता है, ठीक है। कार्बन का बहुत ही वर्सेटाइल नेचर है। वर्सेटाइल मतलब हम बोलते हैं ना कि यार ही इज अ वर्सेटाइल डांसर, यानी कि वो हर डांस के फॉर्म में, हर बेसिकली वो व्यक्ति या फिर वो जो भी आर्टिस्ट है वो हर डांस फॉर्म अच्छी तरीके से कर सकता है। ही इज अ वर्सेटाइल डांसर। कोई भी हम अगर कोई भी फॉर्म दे करने के लिए तो बहुत ही फ्लॉलेसली वो परफॉर्म करेंगे। वैसी वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, ये बहुत ही वर्सेटाइल नेचर है, ठीक है। देखते हैं क्या नेचर है, मतलब क्यों, बट यहाँ पर मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब आता है, ऐसा कहना है कार्बन का। देखते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं कैटिनेशन की। कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन को अपने जैसे ही कार्बन एटम्स के साथ में बॉन्ड बनाने की आदत है, ठीक है। और दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन, ठीक है। अब बेसिकली कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। सोचो जरा, जब कार्बन अपने जैसी और कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है तो कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कितने सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, ग्रेट। दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो कार्बन शो कर रहा है कि वो अपने जैसे ही एटम्स के साथ में और बॉन्ड बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन, ठीक है, ग्रेट। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन और इवन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स, यानी कि कुछ इस तरीके से कार्बन एटम्स अटैच्ड हो सकते हैं। ये कैसा है? दिस इज स्ट्रेट चेन, है कि नहीं? यहां पर लिखा भी हुआ है शायद, दिस कंपाउंड्स ऑफ, ये रहा लॉन्ग चेन्स, ठीक है, ये कैसी चेन है? चलो लॉन्ग चेन्स लिख दो, ठीक, लॉन्ग चेन्स, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है? ब्रांच चेन्स। कार्बन की चेन्स कुछ ऐसी भी हो सकती है, ऐसी,
ठीक है, ये कैसी चेन है? ये ब्रांच चेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो नीचे ब्रांच है ना, ब्रांच है कि नहीं? दिस इज अ ब्रांच, हमें पता है ना, पेड़ होता है, राइट? पेड़ होता है, राइट? उसकी ब्रांचेस होती हैं, है ना? ऐसी कुछ ब्रांचेस होती है पेड़ की। सिमिलरली यहाँ पर भी ये ब्रांच है ना? ये लॉन्ग चेन हो गई, ये ब्रांच हो गई। साइक्लिक भी हो सकता है? साइक्लिक भी हो सकता है, ऐसा साइक्लिक भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? अभी वो पूरी साइकिल में बनाऊंगा नहीं, ठीक है? साइक्लिक भी हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली मुद्दा ये है कि कार्बन अपने जैसे ही एटम्स के साथ में और बॉन्ड्स बना सकता है। इस यूनिक एबिलिटी को हम कहते हैं कैटिनेशन। तो ये कार्बन शो करता है। ग्रेट। अच्छा, मुझे एक बात बताना कमेंट करके यार, कि क्या कोई और ऐसा एलिमेंट है जो कि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है? ढूंढ सकते हो तुम, रिसर्च कर सकते हो थोड़ी सी और मुझे बताना, ठीक है? ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं टेट्रावैलेंसी की, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं टेट्रावैलेंसी की, कि टेट्रावैलेंसी क्या होती है। एक जो हमने देखा ना कि बहुत ही वर्सटाइल नेचर होता है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की कैटिनेशन की, कि कैटिनेशन के अंदर क्या होता है कि वो अपने जैसे ही कार्बन एटम्स के साथ में जो है वो बॉन्ड्स बना सकता है। अब हम बात करेंगे टेट्रावैलेंसी की। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स। मतलब ये इतना खतरनाक कार्बन है, मतलब इतना खतरनाक एलिमेंट है, ठीक है? कार्बन इतना खतरनाक है कि किसी से भी दोस्ती कर सकता है, इतना फ्रेंडली नेचर है इसका। कार्बन का नेचर इतना फ्रेंडली है कि किसी के साथ में भी दोस्ती कर सकता है। ये सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स नहीं बनाता, ये सिर्फ कार्बन के साथ में ही बॉन्ड्स नहीं बनाता। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड्स। कितने सारे एलिमेंट्स हैं, देखो कितने सारे एलिमेंट्स हैं। इन सब एलिमेंट्स के साथ में जो है कार्बन कंपाउंड बनाता है, किसी को भी ना नहीं कहता है, किसी को भी ना नहीं कहता, ठीक है? ग्रेट, ओके। अच्छा, गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब सोचो जरा, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, तो अब जो कंपाउंड बना, बॉन्ड बनने के बाद में अब जो कंपाउंड बना है, वो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कार्बन पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इन पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है? अगर क्लोरीन के साथ बनता है तो क्लोरीन पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है? अगर सल्फर के साथ बनता है या फिर अगर ऑक्सीजन के साथ बन रहा है तो भी थोड़ी सी ऑक्सीजन पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है? वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रहा, हाँ, and many other elements giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule। उस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उन पर भी उस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है, ठीक है? ग्रेट। तो ये होती है टेट्रावैलेंसी। अब बेसिकली यार हमको ये पता है, ठीक है, हमको ये पता है कि कार्बन जो है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट मतलब ये देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, राइट? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, ओके? अब हम देखेंगे कि कैसे ये आगे और कंपाउंड्स बनाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। फंक्शनल ग्रुप वाला बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन उड़ा दिया पूरा का पूरा, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, बट ठीक है, अभी कोई बात नहीं, ओके? वैलेंसी 4 होती है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ओके? आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। हम अभी बात करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। यार होमोलोगस सीरीज क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक है? हमने सबसे पहले कार्बन की यार बिल्कुल ऑर्डर से हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं। हमने बात कर ली वर्सेटाइल नेचर की, हमने हर चीज़ के बारे में बात कर ली है। अभी हम लोग इस होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में ये होती क्या है, क्यों है, कैसे है, समझेंगे हर एक चीज़ को। सो बेसिकली ये होमोलोगस सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्केन्स, सिंगल बॉन्ड, ठीक है? अब हम लोग सिंगल बॉन्ड का गणित जान चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है। हम लोग बात करने वाले अल्कीन्स की जिसमें होते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है? हम लोग बात करने वाले अल्कीन्स की जिसके अंदर होते हैं डबल बॉन्ड। हम लोग बात करने वाले हम लोग बात करने वाले अल्काइंस की जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक? जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ऑलराइट, ग्रेट। तो एक एक करके बात करते हैं। जब हम सबसे पहले बात करते हैं अल्केन्स की, ठीक है, जब हम सबसे पहले बात करते हैं अल्केन्स की, तो अल्केन्स क्या है देखते हैं। अल्केन्स क्या है देखो जरा। अल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं CnH2n+2। ये होता है अल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला, ठीक? अच्छा, अब अल्केन्स जो होते हैं इसके अंदर होता है सिंगल बॉन्ड।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, ओके। तो यहां पर हम देख सकते हैं यार कि ये कंपाउंड है, ठीक है। यहां पर एक चीज तुम नोटिस कर सकते हो, अगर मैं मीथेन की बात करता हूं, ठीक है, अब ये नाम कैसे पड़ा सब बता रहा हूं मैं तुमको। सबसे पहले चलो बात कर रहे थे कि नाम कैसा है। देखो जरा, मीथेन नाम है मीथेन, और इसका फॉर्मूला है CH4, ठीक है। उसके नीचे लिखा है इथेन, ठीक है, उसके नीचे लिखा है इथेन, और उसका जो फॉर्मूला है दैट इज C2H6, ठीक। ओके, एक और चीज बताता हूं, उसके जस्ट नीचे लिखा है प्रोपेन, है ना, उसके जस्ट नीचे लिखा है प्रोपेन, ऑलराइट। उसका फॉर्मूला दिया हुआ है C4H10, और उसके नीचे लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन C3H8, और उसके जस्ट नीचे आता है ब्यूटेन, जो हो जाएगा C4H10। आई होप कि यहां तक सबको दिख रहा होगा, है कि नहीं, बढ़िया। अब देखो जरा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हर जगह पर हम लोग सफिक्स में, सफिक्स ही बोलते हैं, राइट। हर जगह हम लोग देख सकते हैं सफिक्स के अंदर कि यहां पर एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। हम बात कर रहे हैं अल्केन की, राइट, हम बात कर रहे हैं अल्केन की, इसलिए यहां पर बाद में हर जगह पर एन लगा हुआ है, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूं एक कार्बन की तो यहां पर मिथ है, जब मैं बात कर रहा हूं 2 कार्बन की तो यहां पर इथ लिखा हुआ है, जब मैं बात कर रहा हूं 3 कार्बन की तो यहां पर लिखा हुआ है प्रोप, जब मैं बात कर रहा हूं 4 कार्बन की तो यहां पर लिखा हुआ है ब्यूट, ओके। कुछ इस तरीके के ये हमारे अल्केन्स होते हैं। है कुछ नहीं, गणित बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो सिंगल बॉन्ड होते हैं। दूसरा, ये फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब वो कैसे आया वो मैं तुमको समझाता हूं, देखो। अच्छा, हटा दो इसको अभी, है ना, हटा दो। मैंने लिखा CnH2n+2, ओके। अब यहां पर एक काम करो, 1 पुट करके देखो। मैंने जब n की जगह पर 1 पुट किया तो ये हो जाएगा C, है ना, n तो 1 रहेगा, ठीक है, H2 यहां पर 1+2, सो बेसिकली ये हो जाएगा CH4। क्या मेरा पहला जो फॉर्मूला है वो CH4 है? हाँ जी, बिल्कुल है, ठीक है। जब मैंने यहां पर इस फॉर्मूला में 1 पुट किया, मेरे पास आया CH4। क्या यहां पर मेरा पहला जो फॉर्मूला है वो CH4 है? हाँ जी, बिल्कुल है कि नहीं? ग्रेट, अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। अब भैया मेरा मन नहीं भरा, इसके अंदर 2 डाल के देखते, तो चलो 2 डाल के देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसी फॉर्मूला के अंदर 2 डाला, है ना, तो ये हो जाएगा C2H2+2, जो हो जाएगा C2H, 2 × 2 4, 4 × 2 6, C2H6। तो मेरा जो दूसरा कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा C2H6। क्या मेरे दूसरे कंपाउंड का फॉर्मूला C2H6 है? हाँ जी, बिल्कुल है, इथेन, C2H6। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगा ना तो मेरे पास C3H8 आ जाएगा, प्रोपेन। अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करूंगा मेरे पास C4H10 आ जाएगा, ब्यूटेन। बात खत्म। ये होते हैं अल्केन्स, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, जो कि मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है, सिंगल बॉन्ड। ये देख लो, यहां पर स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं, है ना। मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, C बनाया, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बना दिया 4। यहां पर चारों जगह पर क्या आ जाएगा? चारों जगह पर क्या आ जाएगा? H H H और H, CH4, ठीक है। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। जब मैं बात करूंगा इथेन की, C2H6 की, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ ऐसा करूंगा, इधर बना देता हूं, चलो। C2H6 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा C 2 कार्बन की बात कर रहे हैं ना, तो C2 2 कार्बन हो गए, H6, है ना, यानी कि 1 2 3 1 2 3, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। क्या 6 हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, हो गए 6 हाइड्रोजन, ठीक है। जब भी स्ट्रक्चर बनाना हो, अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं प्रोपेन पे। प्रोपेन पे आ जाओ, ठीक है। कितने कार्बन होते हैं प्रोपेन में? 3। बना दो सबसे पहले, 1 सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड, 1, बात खत्म। अब जितनी भी जगह तुमको दिख रही है सब जगह एक एक डंडी लगा दो, 1 1 1, ठीक है। अब हाइड्रोजन लगा दो बचे हुए जगह पर, कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 हाइड्रोजन हुए नहीं हुए? 8 हाइड्रोजन हो गए और कार्बन कितने हुए? 3, C3H8। क्या यही फॉर्मूला है प्रोपेन का? हाँ जी, यही फॉर्मूला है प्रोपेन का। ये स्ट्रक्चर है, कितने आसान स्ट्रक्चर है, कुछ है इसके अंदर। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अल्केन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबके एंड में एन आएगा, एन आएगा, ठीक है, राइट। और आगे तो जो नंबर है उस अकॉर्डिंग मिथेन है, यानी कि 1 कार्बन है तो मिथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन एंड सो ऑन। स्ट्रक्चर की बात भी हमने कर ली, कितना आसान है। अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन बनाओ, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से ड्रॉ कर दो और बाकी जगह पर हाइड्रोजन लगा दो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्कीन्स की, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं अल्कीन्स की। अच्छा, तो जैसे कि अल्केन्स जो थे हमारे, अल्केन्स जो थे हमारे, अल्केन्स का यार एक जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, है ना। ये हमारे अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला था। लेकिन जब हम अल्कीन्स की बात करेंगे, ठीक है, जब हम अल्कीन्स की बात करेंगे, उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, देखो कैसे, है ना। अब इस केस में आप सीधा यार 2 से इनपुट डालना स्टार्ट करते हो, CnH2n, ठीक है, ग्रेट। यहां पर मैंने n की जगह पुट किया 2, आगे H, अब n की जगह 2 पुट किया तो इस n में भी 2 ही आएगा, 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C2H4, हाँ या ना, ये हो जाएगा C2H4, हाँ या ना, ठीक है। क्या मेरा पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 है? हाँ जी, बिल्कुल है। क्या मेरा पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 है? बिल्कुल है। अच्छा, अब एक काम करो, है ना, शुरुआत कर ही दिए 2 डालना, तो अब एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर यार n की जगह पर हम लोग 3 डाल के देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। ये CnH2n जनरल फॉर्मूला, अब इस n की जगह पर 3 डाल के देखते हैं, तो ये हो जाएगा C3H2 × 3, यानी कि हो जाएगा C3H6। क्या मेरा दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 है? बिल्कुल है। मैं क्या कर रहा हूं? बस नंबर्स डाल रहा हूं। मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या मुझे नंबर डालना आता है? मैंने 2 से शुरुआत की, ठीक है, 2 डाला, ये आ गया मेरा इथीन, ठीक है, इथीन। अच्छा, एक और चीज यहां पर आया है इथीन, ठीक है, अल्कीन, राइट। वहां पर अल्केन था, तब हम बात कर रहे थे इथेन की, ठीक है, वहां पर अल्केन था तो हम बात कर रहे थे इथेन की। लेकिन इस केस में अल्कीन है कि नहीं? इस केस में अल्कीन है तो हम बात करेंगे इथीन की, ये लगा इथीन, ENE आखिरी में। उधर प्रोपेन की बात कर रहे थे, इधर प्रोपीन की बात करेंगे। उधर ब्यूटेन की बात कर रहे थे, यहां पर ब्यूटीन की बात करेंगे। अच्छा, ये पेंटीन हेक्सीन, मतलब जब 5 कार्बन है तो पेंट, है ना, जब 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है, जब 7 कार्बन है तो हेप्ट, जब 8 कार्बन है तो ऑक्ट, जब 9 कार्बन है तो नॉन, और जब 10 कार्बन है तो डेक। ओके, आखिरी में सब जगह ईन आएगा, ईन आएगा। बस आपके कार्बन के जो वो हैं, कार्बन के जो आपके कार्बन का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी देखो जरा C2H4, है ना। एक चीज, अल्कीन्स के केस में होते हैं डबल बॉन्ड, अल्कीन्स के केस में होते हैं डबल बॉन्ड्स, ठीक है, ग्रेट। अभी देखो जरा, ये रहा कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन, हमें पता है डबल बॉन्ड होगा, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड बना दिया, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जिसमें से इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी खर्च हो चुकी है, इस वाले कार्बन की भी 2 वैलेंसी खर्च हो चुकी है। दोनों के पास में क्या बचता है? 2 वैलेंसीज, यानी कि मतलब, राइट, ठीक है, समझ गए ना तुम, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। हो गई बात खत्म, हो गई बात खत्म। अब जहां जहां पर हमने ये डंडे ड्रॉ किए हैं वहां पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे। भाई भारी, ठीक है। क्या था? इट वॉज नथिंग, इट वॉज वेरी सिंपल, इट वॉज वेरी इजी। हमको पता था कि यार अल्कीन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम डबल बॉन्ड्स की बात करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, इधर साइड एक कार्बन लिखा, इधर साइड एक कार्बन लिखा, मुझे पता है दोनों में दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बनाया, इधर एक हाइड्रोजन बनाया, इधर एक हाइड्रोजन बनाया। अब देखो ये कार्बन जो है, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी हो गई? टोटल होती 4, टेट्रावैलेंट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 तो पूरी हो गई, इधर एक हाइड्रोजन, इसकी 3 पूरी हो गई, इधर एक हाइड्रोजन, बात खत्म। जब तुम खुद से ड्रॉ करोगे तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। अब तुम्हारा एक टास्क है कि तुम्हें C3H6, C4H8 और C5H10 के स्ट्रक्चर्स देखने हैं, ठीक है, कि क्या कैसे दिखते हैं, दिखने में कैसे दिखते हैं। एक हिंट तुमको बता दूं यार कि डबल बॉन्ड तो रहेगा,
ठीक है, डबल बॉन्ड तो रहेगा। अब तुम देखना कैसे दिखते हैं। ऑफ कोर्स इजी है, सिंपल है, तुमको पता है कि तुमको बस डबल बॉन्ड लगाना है, उसके बाद तो चांदी चांदी है, ठीक है, ग्रेट। तो ये कुछ इस तरीके का डबल बॉन्ड होता है, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं अल्कीन की तो फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, दो से हम इनपुट डालने की शुरुआत कर रहे हैं, हमने इनपुट डाला और हमें ये आउटपुट देखने को मिलता है। सब जगह आखिरी में इन आता है और डबल बॉन्ड की हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं अल्काइंस की, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्काइंस की। पहले हमने अल्केन्स की बात की, फिर हमने अल्कीन्स की बात की। अल्केन्स के केस में CnH2n+2 ये जनरल फॉर्मूला था। अल्कीन्स के केस में CnH2n, ये अल्केन्स है, ये अल्कीन्स है, ठीक। अच्छा, जब हम अल्काइंस की बात करते हैं तो इनका अपना अलग जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, देखो जरा, देखो जरा। अल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ये इन अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है। वाइब समझ में आ रही है? वाइब दिख रही है तुमको, समझ में आ रहा है सब? ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है। तो अल्काइंस जो होते हैं उनका ये जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। देखो जरा, जब हम इथाइन की बात करते हैं, सोचो जब तुम इस n की जगह पर हटा दो ये सब, ठीक, CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2 ऊपर लिख रहा हूं मैं, n की जगह पर तुमने 2 पुट किया, C2H2 आंसर आएगा C2H2, ठीक है, C2H2। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अब जरा दिमाग लगाते हैं, ठीक है, और हम फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अल्काइंस के केस में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स। अल्काइंस के केस में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। C2H2 ये आया हमारा इथाइन का फॉर्मूला, है कि नहीं? वहां पर इथेन था, फिर इथीन आया, फिर इथाइन। इथाइन क्यों? क्योंकि अल्काइन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा, इथाइन यानी कि अच्छा ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं। ये रहा कार्बन, 1 2 3, ये रहा कार्बन, ठीक है। 3 तो सेटिस्फाई हो गई इनकी वैलेंसी। इनकी वैलेंसी क्या होती है? 4, जिसमें से 3 तो सेटिस्फाई हो गई, बस 1 है, 1 बची हुई है। इधर एक ड्रॉ कर देता हूँ, इधर एक ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ये बन गया हमारा इथाइन का स्ट्रक्चर, ये बन गया हमारा इथाइन का स्ट्रक्चर, है कि नहीं? बात खत्म। पहले क्या किया? सबसे पहले कार्बन कार्बन ड्रॉ करो और फिर देखो दोनों के बीच में बॉन्ड कितना है। अल्केन्स के केस में सिंगल बॉन्ड था, अल्कीन्स के केस में डबल बॉन्ड था, तो हमने 2 डंडियां ड्रॉ की थी। अल्काइंस के केस में 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमने 3 डंडियां ड्रॉ की है, ठीक है, ग्रेट। अभी जब मैं बात करता हूँ प्रोपाइन की, देखो जरा, प्रोपाइन का तो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है ना। प्रोपाइन के केस में क्या होगा? CnH2n-2 तो हो जाएगा C3H4, हाँ या ना, C3H4 हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा स्ट्रक्चर, 1 2 3, ये रहा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये रहा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कितना H है? कितना H है? 1 2 3 4, ये रहा ब्यूटाइन का, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले अल्केन्स के केस में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स के केस में डबल बॉन्ड, अल्काइंस के केस में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ग्रेट। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज की, कि ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज दिस होमोलोगस सीरीज? अच्छा, a series of carbon compounds in which same functional group substitutes the hydrogen atom is called homologous series। एक ऐसी होमोलोगस सीरीज जिसके अंदर सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप पूरी कार्बन की जितनी भी हमको कंपाउंड्स दिख रहे हैं सब में हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाता है, उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ओके, these compounds have similar chemical properties due to the addition of same kind of functional group throughout the chain। होमो मीन्स सेम, सो देयर माइट बी समथिंग इन कॉमन, ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स। फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट आपके इसमें से हट चुका है तो हम लोग ज्यादा बात नहीं कर सकते, बट होमोलोगस सीरीज की बात हम लोग जरूर से कर सकते हैं। देखो जरा यहाँ पर, देखो जरा, मैं एक चीज तुमको दिखाता हूँ, शायद मैंने आगे लिख रखी है तो वो आगे समझा दूंगा तुमको। ओके, एलोट्रोप्स आ जाएंगे फिर तो, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर, देखो जरा यहाँ पर, एक चीज मैं तुमको दिखाता हूँ, देखिए बहुत आसान है। CH4 C2H कितना आता है यहाँ पर? 6, C3H8, C4H10, है कि नहीं? अगर तुम एक चीज देखते हो, अगर तुम एक चीज नोटिस करते हो इन सब के केस में, तो एवरी नेक्स्ट कंपाउंड डिफर्स बाय CH2 यूनिट। कैसे? देखो, C2H6 में से
जब तुम उसके जस्ट ऊपर वाला CH4 सब्ट्रैक्ट करके देखते हो तो क्या बचता है? CH2, है ना? है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है। वैसे अगर तुम देखते हो C3H8, है ना, ये रहा C3H8, इसमें से जब तुम इसको माइनस करोगे C2H6, मतलब माइनस करने का नहीं बोल रहा हूं मैं, बस तुमको एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है? तो क्या आंसर आएगा? H8H6H2 C3C2 CH, है कि नहीं? यानी कि हर अगला जो कंपाउंड है, हर जो अगला तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हो, वो पिछले वाले से CH2 यूनिट डिफर करता है ना? यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि ये एक AP है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस है CH2, बात खत्म। ये एक AP है और कॉमन डिफरेंस है CH2, बात खत्म, ठीक है? अगर तुम यही चीज स्ट्रक्चर में नोटिस करते हो, तुमको स्ट्रक्चर में भी दिखेगी, देखो जरा, CH4, ठीक है, यहां पर एक कार्बन बस बढ़ गया, इसका स्ट्रक्चर बड़ा होते जा रहा है, देखो स्ट्रक्चर बड़े होते जा रहे हैं, राइट? स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होता जा रहा है, राइट? भाई बारी है। तो हमने देख लिया यार कि कैसे अल्केन्स के केस में भी CH2 यूनिट से जो है वो नेक्स्ट वाला जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो डिफर कर रहा था, राइट? ग्रेट। तो हमने बात कर ली है। अभी हम एक्चुअल बात करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग देखते हैं। ये देखो, है ना, ये देखो, यहाँ पर इस जगह पर OH लगा हुआ है, ठीक है, इस जगह पर OH लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर OH लगा हुआ है, ठीक। ओके, अब एक चीज नोटिस करो कि ग्रेजुअली क्या हो रहा है, कार्बन का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 1 था, वहां पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, है कि नहीं? तो ये बढ़ता जा रहा है ना? लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम है, OH, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? वैसे ये तुम्हारे इसमें है नहीं, और ना तुमसे शायद तुमने कभी पढ़ा होगा, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस हो गया। बट मुझे बताना कि OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो तुम देख सकते हो, तुमने क्या देखा कि सीरीज काइंड ऑफ सिमिलर दिख रही है कि नहीं? सीरीज काइंड ऑफ सिमिलर दिख रही है। अगर यहाँ पर OH नहीं होता, अगर यहाँ पर H होता, तो हम इसको क्या बुलाते हैं? CH4, मीथेन बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? CH3OH है, 3 हाइड्रोजन है और 1 OH है, राइट? यहाँ पर भी क्या है कि इस जगह पर OH नहीं है, यहाँ पर H नहीं है, OH है, ठीक है। बट हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इस पूरी सीरीज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? OH वाला। अबे OH वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, मेरे को नीचे कमेंट करके बताना। ओके, ग्रेट। सो या इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है वैसे ये फंक्शनल ग्रुप और वगैरह इसमें। बस हमने होमोलोगो सीरीज क्या होती है ये देखी, हमने उसके बाद में ये भी देख लिया कि उसके अंदर यार जो नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो CH2 वाली यूनिट से डिफर कर रहा था। डेफिनेशन की बात भी हमने कर ली थी, वेट अ सेकंड, डेफिनेशन की बात भी हमने कर ली थी कि यार यहाँ पर these compounds have similar chemical properties due to the addition of the same kind of functional group throughout the chain। यहाँ पर यार OH इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। क्यों? काइंड ऑफ सिमिलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, ये OH, ठीक है। ये जो OH है यही फंक्शनल ग्रुप जो है आगे तुम देख सकते हो कि चेन में ऐड किया गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये तो हमको पता ही है कि CH2 यूनिट से डिफर कर रहे थे, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की सबसे बेहतरीन पार्ट, क्योंकि बहुत आसान है ये, ठीक है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? अच्छा, the elements of carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties। हम यार अभी चैप्टर के अंदर टोटल 3 ऐसी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहला तो है ग्रेफाइट, दूसरा है बकमंस्टर फुलरिन और तीसरा है डायमंड, ठीक है। हम लोग कार्बन के इन एलोट्रोप्स की बात करने वाले हैं कि इनमें क्या ऐसा खास है, ठीक है। इनमें क्या ऐसी खासियत है जो इसको हमने अपनी बुक में लिख रखा है, हमने नहीं लिखा मतलब, बट हम देखते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो नेचर के अंदर, इस संसार में, ठीक है, इस हर जगह पर हमारा जो कार्बन है इट अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग अवतारों में, अलग अलग रूप में जो है ये कार्बन हमको मिलता है। देखते हैं क्या क्या इसके रूप है, ठीक है, देखते हैं क्या क्या इसके रूप है। सबसे पहले बात करेंगे डायमंड की। डायमंड जो होता है ना, इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ओके। हाँ, वो चमकदार डायमंड, इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। देखते हैं, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। ये रहा, ये कार्बन एटम है, ठीक है, देखो ध्यान से, इससे बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड है और इससे बॉन्डेड है। टोटल हर एक कार्बन एटम जो होता है वो अगले 4 एटम से बॉन्डेड होता है। यहां पर देख लो, एग्जांपल बता दिया, ये वाला इससे बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड है और इससे बॉन्डेड है कि नहीं? ग्रेट। अच्छा, इससे होता क्या है देखो जरा, फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सोचो, एक कार्बन एटम का जो है वो बिल्कुल 3D में 4 एटम्स के, बाकी 4 कार्बन एटम्स के साथ में जो है वो बॉन्ड है, ठीक है। तो एक बहुत ही तगड़ा, एक बहुत ही रिजिड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 3D स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है।
ग्रेट, तो यहाँ पर तुम देख ही सकते हो इन डायमंड, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड, तगड़ा वाला 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर। ये रहा, ठीक है, इतना ही है कार्बन के अंदर। ऑलराइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन की, जिसका नाम है ग्रेफाइट। ठीक है, सो बेसिकली यार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इन ग्रेफाइट। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, यानी कि अगर यहां पर तुम देख सकते हो, यहां पर ये कार्बन एटम है, इट इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, ये 1 2 3, ठीक है, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ठीक है, इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। सो बेसिकली यहां पर तुम देख सकते हो यार कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये देखो यहां पर है कि नहीं, एक हेक्सागोनल एरे फॉर्म हो रहा है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हर एक कार्बन एटम जो है वो अपने जैसी और 3 एटम्स के साथ में जो है वो जुड़ा हुआ है। वाइब समझ रहे हो ना, वाइब आ रही, ठीक है, ग्रेट। ऑलराइट, सो हमने यहां पर समझ लिया है कि हर एक कार्बन एटम जो है वो अपने जैसे 3 कार्बन एटम से जो है वो जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं सबसे आखिरी एलोट्रोप की। सो अभी हम बात करने वाले हैं अगले एलोट्रोप की, जिसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन C60। यार इसका जो स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये रिजेंबल करता है एक फुटबॉल का स्ट्रक्चर, है कि नहीं? इसका जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं एक फुटबॉल जैसा लगता है। बेसिकली यार ये भी एक कार्बन का एलोट्रोप है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलती है 26 मेंबर्ड रिंग्स। अब भैया ये 6 मेंबर्ड रिंग्स क्या होता है, कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला यार देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये कैसी रिंग है? दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, राइट? दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, राइट? ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इसके अंदर यार टोटल 26 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है, और 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है, 26 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं और 12 जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। वाइब समझ रहे हो? ग्रेट, देखो जरा, ये 1 2 3 4 और ये 5, इसके जस्ट पीछे वाली जो रिंग है इट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, है कि नहीं? इसके जस्ट जो पीछे वाली रिंग है इट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, लेकिन ये जो है इट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, राइट? ग्रेट, तो ऐसी 20 6 मेंबर्ड रिंग्स होती है और 12 5 मेंबर्ड, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग्स होती है। देख लो, तुम खुद देख सकते हो, वापस मैं दिखा देता हूं एक बार। एक ये 1 2 3 4 5 6, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है। उसके जस्ट पीछे वाली देख लो, है ना, ये वाली देख लो, 1 2 3 4 और ये 5, इट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग। वाइब आ रही है? ग्रेट। इसी के साथ साथ हमने समाप्त कर दिया है हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर के बेस्ट नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। इस चैप्टर की एक फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री क्विज आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इस चैप्टर का जो डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस पेपर, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। उसके जो आंसर्स हैं वो नेक्स्ट डे टेलीग्राम पर अपलोड होने वाले हैं, ठीक है? तो आपको एक काफ़ी अच्छा गैप देखने को मिल जाता है फॉर योर डीपीपी प्रैक्टिस, ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर रेफरेंस, हर चीज़ सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं? सो आपको काफ़ी अच्छा मटीरियल देखने को मिल रहा है सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अगर आपको पिछले 10 साल के पेपर चाहिए, ठीक है, विद देयर सॉल्यूशंस, ठीक है, 10 साल के पेपर विद देयर सॉल्यूशंस, तो वो भी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे ऑन padlet.in। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको पिछले 10 साल के जो है वो क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में उनके सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। वाइब समझ रहे हो? आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नीचे कमेंट करके बताना कि हमको जो मैंने तुमसे सवाल पूछे हैं, ठीक है, उन सब के जवाब नीचे कमेंट कर देना। एंड लाइक करना मत भूलना, ठीक है, लाइक करके बताना ज़रूर से वीडियो कैसा लगा। और जैसे कि हमने एम किया था, कितना आई गेस मैं भूल गया, 7000 लाइक्स का था, वो पूरा कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि लेट अस रीच 2 लाख सब्सक्राइबर फास्ट, ओके? क्योंकि मैं जानता हूँ यार कि हमने काफ़ी सारा कंटेंट जो है पर डाल रखा है, काफ़ी सारा कंटेंट हम डाल रहे हैं, बट एट द एंड यार इट इज़ योर सपोर्ट दैट मैटर्स। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो अगर तुम सब्सक्राइब करते हो बेसिकली, तो यार बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अंदर से ऐसी फीलिंग आती है और काम करने की, और और एफर्ट्स डालने की। क्योंकि हमें पता है यार एट द एंड जो काम का कंटेंट है वो छोड़ के हम उधर ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं, जहाँ पर हमारा सिर्फ एक समय वेस्ट हो रहा है, या फिर सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं कि बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, आई होप दैट यू विल। बस यार ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।